अमेरिका के 500% टैरिफ वाले हंटर से पहले ही भारत ने चल दी। ऐसी चाल ड्रैगन की मजबूरी बन गई। दिल्ली की तिजोरी ट्रंप का ट्रेड वॉर रह गया। धरा का धरा दुश्मन देश चीन ने ही खोल दिए। भारत के लिए अपने खजाने के दरवाजे जिस बॉर्डर पर तनी थी बंदूकें, अब वहां से गुजर रहा है अरबों का माल। जिनपिंग की इकोनॉमिक सरेंडर से हिल गया वॉशिंगटन इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर झींगा मछली तक। भारत के सामान की भूख ने चीन को बना दिया सबसे बड़ा ग्राहक। टूट गए सारे पुराने रिकॉर्ड। दो दोस्तों की लड़ाई में तीसरे की चांदी। अमेरिका के धक्के ने भारत को पहुंचा दिया सीधे चीन की गोद में, वह भी अपनी शर्तों पर। दुनिया के शेयर बाजारों में एक अजीब किस्म की खामोशी उतर आई है। ऐसी खामोशी जो तूफान से ठीक पहले महसूस होती है, क्योंकि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और वापसी के साथ ही उन्होंने वह ऐलान कर दिया था जिसने ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। ब्रिक्स देशों पर 100% से लेकर 500% तक टैरिफ। एक ऐसा आर्थिक परमाणु बम जो सीधे भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसे देशों की सप्लाई चेन पर गिरने वाला था। भारत में सेंसेक्स लुढ़का, एक्सपोर्ट हाउसों में फोन लगातार बजते रहे, फैक्ट्रियों के मालिक कैलकुलेटर हाथ में लेकर पसीना पोंछते दिखे और टीवी स्टूडियो में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए तो भारत जाएगा कहां, क्योंकि सालों से सबसे बड़ा ग्राहक वही था। लेकिन इसी डर, इसी बेचैनी और इसी हाहाकार के बीच दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक फाइल खामोशी से खुल चुकी थी। एक ऐसी फाइल जिसे न कैमरे देख पाए, न एंकर सूंघ पाए और न ही वॉशिंगटन के थिंक टैंक समझ पाए, क्योंकि भारत ने फैसला कर लिया था कि अब रोने या गिड़गिड़ाने का वक्त नहीं बल्कि चाल चलने का वक्त है। और चाल भी ऐसी जो दुश्मन को ही मजबूरी में दोस्त बना दे। उधर ट्रंप अपने भाषणों में भारत को टैरिफ एब्यूजर कहकर निशाना बना रहे थे और इधर बीजिंग में शी जिनपिंग की इकोनॉमिक टीम एक और ही आग से जूझ रही थी। अमेरिकी प्रतिबंधों से चीन का एक्सपोर्ट दम तोड़ रहा था। फैक्ट्रियां प्रोडक्शन घटा रही थीं, कंटेनर पोर्ट पर खड़े रह जा रहे थे और ड्रैगन को समझ आ रहा था कि अगर जल्दी कोई बड़ा खरीदार नहीं मिला तो उसकी अर्थव्यवस्था में दरार पड़ जाएगी। और तभी बीजिंग के एक बंद कमरे में भारत का नाम फिर से उभरा। वही भारत जिसके साथ सीमा पर कभी बंदूकें तनी रहती थीं, वही भारत जिसके ऐप्स और कंपनियों पर कभी पाबंदियां लगी थीं। लेकिन इकोनॉमी में भावनाएं नहीं, मजबूरियां चलती हैं और मजबूरी ने चीन को दिल्ली की तरफ झुकने पर मजबूर कर दिया। फरवरी के पहले हफ्ते में जब दुनिया ट्रंप के अगले ट्वीट का इंतजार कर रही थी, उसी वक्त खबर आई कि भारत और चीन के बीच ट्रेड कॉरिडोर के आंकड़े टूट गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, फार्मा के केमिकल्स, ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, प्रोसेस्ड फूड और यहां तक कि भारतीय झींगा मछली चीन के बंदरगाहों पर उतरने लगी है। वही चीन जो कभी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर था, अब भारत का सबसे बड़ा ग्राहक बनता जा रहा था। पुराने रिकॉर्ड ऐसे टूटे जैसे कांच। अरबों डॉलर का माल उस सीमा से गुजरने लगा जहां कुछ साल पहले तक सैनिक आमने सामने खड़े रहते थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह सब चीन की शर्तों पर नहीं बल्कि भारत की शर्तों पर हो रहा था। पेमेंट लोकल करेंसी में, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के क्लॉज जोड़कर वॉशिंगटन में अलार्म बजने लगे, क्योंकि ट्रंप का ट्रेड वॉर जिस चीन को घुटनों पर लाने के लिए था, वही चीन भारत की गोद में बैठकर सांस लेता दिख रहा था। अमेरिकी थिंक टैंक्स को समझ नहीं आ रहा था कि दो देशों की लड़ाई में तीसरे की चांदी कैसे हो गई, और वह तीसरा कोई और नहीं बल्कि भारत था, जिसने अमेरिकी धक्के को अवसर में बदल दिया। मार्च आते आते हालात यहां तक पहुंच गए कि चीन के लिए भारत नंबर 1 ट्रेड पार्टनर की लिस्ट में ऊपर चढ़ने लगा। और यह खबर जैसे ही लीक हुई, वॉल स्ट्रीट में खलबली मच गई। ट्रंप प्रशासन के भीतर सवाल उठने लगे कि क्या टैरिफ का हथियार उल्टा पड़ गया? क्या भारत को डराने की कोशिश ने उसे और ज्यादा आत्मनिर्भर और चालाक बना दिया? क्योंकि दिल्ली ने न तो अमेरिका के सामने झुकने से इनकार किया, न ही खुलेआम चीन से दोस्ती का ढोल पीटा, बस चुपचाप अपने कारखानों को चलने दिया, अपने किसानों और मछुआरों को नया बाजार दिया और अपने एक्सपोर्ट को ऐसी दिशा में मोड़ दिया जहां से डॉलर की नहीं डिमांड की खुशबू आ रही थी। और इसी खामोश रणनीति ने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि अमेरिका भारत पर 500% टैरिफ लगाएगा या नहीं। सवाल यह था कि क्या अमेरिका खुद को उस खेल से बाहर कर चुका है जिसमें भारत और चीन नई बिसात बिछा चुके हैं।
अप्रैल की शुरुआत तक यह साफ हो चुका था कि ट्रंप का ट्रेड वॉर कागजों पर जितना आक्रामक था, जमीन पर उतना ही कमजोर साबित हो रहा है। और जनवरी 2026 का सूरज अब सिर्फ एक नए साल का नहीं, बल्कि एक नए वैश्विक आर्थिक संतुलन का संकेत दे रहा था, जहां बंदूक की जगह कंटेनर और टैरिफ की जगह ट्रेड डील्स तय कर रही थीं कि असली ताकत किसके हाथ में है। जब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी थीं कि अमेरिका के टैरिफ हथौड़े के नीचे भारत घुटने टेक देगा, ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे एक ऐसी कहानी लिखी जा रही थी जो किसी जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्रिलर से कम नहीं थी। क्योंकि जिस देश को भारत दशकों से अपना सबसे बड़ा रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानता आया है, वही देश चुपचाप भारत के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बनता जा रहा था। ट्रंप की चुनावी रैलियों में टैरिफ किंग जैसे तंज सत्ता में आते ही डॉलर की बादशाह बचाने के नाम पर 100% से लेकर 500% तक टैक्स की धमकी, रूस से तेल खरीदने पर सजा और लोकल करेंसी में व्यापार करने वालों के लिए आर्थिक फांसी का फरमान। यह सब किसी एक देश के खिलाफ नहीं, बल्कि उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया के खिलाफ ऐलाने जंग था। और भारत इस युद्ध के फ्रंट लाइन पर खड़ा था। अमेरिकी बाजार पर निर्भर भारतीय एक्सपोर्टर्स के चेहरे उतर चुके थे। टेक्सटाइल, फार्मा और सी फूड सेक्टर में डर का माहौल था। शेयर बाजार में बेचैनी थी और टीवी डिबेट्स में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या भारत अमेरिका के सामने झुक जाएगा? लेकिन असली खेल इन सुर्खियों से बहुत दूर बंद कमरों में खेला जा रहा था, जहां पीएम मोदी की सरकार पहले से ही उस इलाज पर काम कर चुकी थी जिसका जिक्र आज अचानक सीक्रेट बायर के नाम से होने लगा। भारत ने धीरे धीरे अपने निर्यात का रुख बदलना शुरू किया। कुछ सौदे तीसरे देशों के जरिए हुए, कुछ लोकल करेंसी में और कुछ ऐसे बाजारों में जहां अमेरिकी आंखें सीधे नहीं पहुंच पाती। और यहीं पर एंट्री होती है चीन की। वही चीन जिसके साथ भारत की सीमा पर तनाव रहा। गलवान की यादें अभी भी ताजा थीं, लेकिन अर्थशास्त्र भावनाओं से नहीं, हितों से चलता है। चीन को भारत के फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स चाहिए थे। उसे केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, कृषि उत्पाद और यहां तक कि कुछ हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स की जरूरत थी। और भारत के पास वह सब था जो अमेरिका के टैरिफ डर से दबा हुआ था। बस खरीदार चाहिए था। इस तरह एक अघोषित, व्यावहारिक और बेहद चालाक साझेदारी ने जन्म लिया, जहां न दोस्ती के नारे थे न दुश्मनी के बयान, सिर्फ बिजनेस था। और उसी बिजनेस ने भारत को अमेरिकी दबाव से निकलने की जगह दी। उधर रूस पहले से ही ऊर्जा के मोर्चे पर भारत के साथ खड़ा था। सस्ता कच्चा तेल, रुपया रूबल मैकेनिज्म और लंबी अवधि के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स ने भारत की महंगाई को काबू में रखा, जिससे घरेलू उद्योग को राहत मिली और निर्यातक जिंदा रहे। ट्रंप का टैरिफ बम दरअसल डॉलर के वर्चस्व को बचाने की आखिरी कोशिश था, लेकिन भारत ने इस हमले को सीधे टकराव से नहीं बल्कि रणनीतिक चकमा देकर जवाब दिया। न खुला विद्रोह, न सार्वजनिक चुनौती, बल्कि साइलेंट डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिका समझता रहा कि भारत दबाव में है, लेकिन भारत नए बाजार खोज रहा था। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और खास तौर पर चीन जैसे बड़े उपभोक्ता देश के साथ अपने समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर रहा था। यह कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि सालों की तैयारी का नतीजा था। लोकल करेंसी ट्रेड की बुनियाद, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर सक्रियता, वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम्स पर काम और सप्लाई चेन को धीरे धीरे रीरूट करने की योजना। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यही है कि जिस चीन को भारत की डूबती नाव में छेद करने वाला बताया जाता था, वही कुछ सेक्टर्स में खेवनहार बन गया। और अमेरिका, जो खुद को भारत का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बताता था, उसी के फैसलों ने भारत को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर किया। यह कहानी न तो भारत चीन दोस्ती की है, न अमेरिका भारत दुश्मनी की, बल्कि यह उस कठोर सच्चाई की है जहां राष्ट्र अपनी भावनाएं जेब में रखकर अपने हितों के हिसाब से चाल चलते हैं। ट्रंप के टैरिफ बम का इलाज पीएम मोदी ने नारेबाजी से नहीं बल्कि शतरंज की चाल से किया। एक ऐसा इलाज जिसमें चीन के पैसे, रूस की ऊर्जा और भारत की उत्पादन क्षमता ने मिलकर एक ऐसा कवच बनाया जिसने अमेरिकी दबाव को सीधा झेलने के बजाय उसे अप्रासंगिक बना दिया। और यही वजह है कि आज जब दुनिया पीछे मुड़कर देखती है तो उसे समझ आता है कि भारत ने गिड़गिड़ाने के बजाय गेम बदल दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ठीक इसी वक्त जब अमेरिका अपनी अकड़ दिखा रहा था, एशिया के दूसरे कोने में एक खिचड़ी पक रही थी जिसकी भनक CIA को भी नहीं लगी।
हमारे पड़ोसी, हमारे प्रतिद्वंदी और बॉर्डर पर हमारे सैनिकों से उलझने वाले चीन ने अचानक भारत के लिए अपने दरवाजे ऐसे खोले जैसे कोई पुराना यार मिल गया हो। जो चीन कल तक भारत के सामान पर नाक भौं सिकोड़ता था, आज वह भारतीय सामान को हाथों हाथ ले रहा है। यह कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पैनिकिक बाइंग है जिसने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। अमेरिका अपनी टैरिफ की दीवारों को ऊंचा करता रह गया और इधर भारत ने चीन की दीवार में सेंध लगाकर अपना माल वहां डंप करना शुरू कर दिया। यह भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री अपना सिर खुजा रहे हैं। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आपके सामने वो आंकड़े रखने जा रहा हूं जो इस पूरी कहानी की गवाही देंगे। और यह आंकड़े हवाई नहीं है, बल्कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट से निकले हैं। अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच भारत चीन व्यापार के जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने वैश्विक भू राजनीति, अर्थशास्त्र और शक्ति संतुलन की पूरी स्क्रिप्ट ही पलट कर रख दी। क्योंकि जिस दौर में डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां अपने चरम पर थीं, अमेरिका खुलेआम टैरिफ की तलवार लहरा रहा था और पूरी दुनिया मंदी, सप्लाई चेन संकट और भू राजनीतिक अनिश्चितता का रोना रो रही थी। उसी वक्त भारत ने चीन को होने वाले अपने निर्यात में पूरे 33% की छलांग लगा दी। और यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं था, बल्कि सीधे 122 अरब डॉलर का व्यापार था, जिसे अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो यह रकम 1 लाख करोड़ से कहीं ऊपर बैठती है। यानी पिछले 4 वर्षों में सबसे बड़ा उछाल। और शायद यही वह बिंदु है जहां से भारत की नई आर्थिक रणनीति को समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं है, बल्कि उस चतुराई की है जिसमें एक देश ने वैश्विक टकराव को अपने फायदे में बदल दिया। एक तरफ अमेरिका था जिसने भारत के झींगा, मछली और समुद्री उत्पादों पर 50% तक का एंटी डंपिंग टैक्स ठोक दिया। अमेरिकी बाजार में भारतीय निर्यात ठहर गया, किसानों और मछुआरों में हताशा फैल गई और ऐसा लगने लगा कि भारत फिर से किसी एक बड़े बाजार पर निर्भर होने की कीमत चुका रहा है। लेकिन तभी इस पूरी कहानी में चीन ने एंट्री मारी और वह सारा माल जिसे अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर बाहर कर दिया था, चीन ने न केवल स्वीकार किया बल्कि बड़े पैमाने पर खरीद लिया। और यहीं से यह साफ हो गया कि यह सिर्फ आपदा में अवसर नहीं, बल्कि रणनीतिक परिपक्वता का उदाहरण है। क्योंकि भारत ने यह दिखा दिया कि अगर एक सुपर पावर अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत दूसरे सुपर पावर की जेब से मुनाफा निकालने की क्षमता रखता है। यह 22 अरब डॉलर का अतिरिक्त उछाल सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक सीधा संदेश था कि भारत अब किसी एक देश के भरोसे बैठकर अपनी अर्थव्यवस्था नहीं चलाने वाला। और यहीं से असली सवाल जन्म लेता है कि आखिर चीन भारत से खरीद क्या रहा है? क्या वह हमसे चावल, गेहूं या सस्ता कृषि उत्पाद मांग रहा है? जवाब साफ है, नहीं। कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प, गहरी और रणनीतिक है। क्योंकि जिस चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जो पूरी दुनिया को मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई करता है, वही चीन अब भारत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदने पर मजबूर हो रहा है। भारत से चीन को होने वाले इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में जो तेजी आई है, वह इस बात का संकेत है कि वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का संतुलन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा पॉपुलेटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यानी पीसीबीएस का है, जहां निर्यात पहले महज 0.3 करोड़ डॉलर था और अब छलांग लगाकर 92.2 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। यानी सीधे सीधे कई गुना बढ़ोतरी। और यही वो छोटे छोटे सर्किट बोर्ड हैं जो मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मेडिकल डिवाइसेस और स्मार्ट मशीनों की रीढ़ होते हैं। जिसका मतलब साफ है कि चीन की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अब भारतीय कल पुर्जों के बिना पूरी क्षमता से चल पाने में लाचार होती जा रही हैं। यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे भारत की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर जोर और वैश्विक कंपनियों का चीन प्लस एक रणनीति के तहत भारत की ओर रुख करना शामिल है। और जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ टेक्नोलॉजी वॉर छेड़ा, सेमीकंडक्टर और हाईटेक उपकरणों पर प्रतिबंध लगाए, तब चीन के सामने यह मजबूरी खड़ी हो गई कि वह अपने ही पड़ोसी और रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी भारत से जरूरी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स खरीदे। और यही वह विडंबना है जहां राजनीति और अर्थशास्त्र एक दूसरे से टकराते हुए दिखाई देते हैं। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि अब वह केवल कच्चा माल बेचने वाला देश नहीं रह गया, बल्कि वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग चेन का हिस्सा बनता जा रहा है। और यही वजह है कि चीन को भेजे जाने वाले निर्यात में फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, केमिकल्स, मशीनरी पार्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सब असेंबलीज की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, जो यह संकेत देता है कि भारत अब धीरे धीरे वैश्विक
सप्लाई चेन में ऊपर चढ़ रहा है। यह पूरी कहानी अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है और सबक भी, क्योंकि जिस तरह ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने भारत को दबाने की कोशिश की, उसी ने भारत को नए बाजार तलाशने और पुराने दुश्मनों के साथ भी व्यवहारिक रिश्ते बनाने के लिए मजबूर कर दिया। और यही वह यथार्थवादी कूटनीति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट कहा जाता है। चीन के लिए यह सौदा इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी घरेलू मांग कमजोर पड़ रही थी, रियल एस्टेट सेक्टर संकट में था और पश्चिमी देशों की पाबंदियों ने उसकी टेक इंडस्ट्री को झटका दिया था। ऐसे में भारत से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खरीदना उसके लिए मजबूरी भी थी और रणनीति भी, जबकि भारत के लिए यह अवसर अपने उद्योगों को स्केल अप करने, रोजगार बढ़ाने और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत करने का जरिया बन गया। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि भारत और चीन सीमा पर तनाव, गलवान की यादें और रणनीतिक अविश्वास के बावजूद आर्थिक मोर्चे पर एक दूसरे पर निर्भर होते जा रहे हैं। और यही वह ग्रे जोन है जहां आधुनिक वैश्विक राजनीति खेली जाती है, जहां बंदूकें खामोश होती हैं और कंटेनर जहाज बोलते हैं। यह 33% की बढ़ोतरी सिर्फ व्यापारिक आंकड़ा नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि भारत अब प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं, बल्कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने वाला खिलाड़ी बनता जा रहा है। और जब दुनिया मंदी का शोर मचा रही थी, तब भारत ने चीन को $122 अरब का माल बेचकर यह दिखा दिया कि वैश्विक संकट सिर्फ खतरा नहीं होता, वह उन देशों के लिए अवसर भी होता है जो समय रहते अपनी चाल बदलना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारत चीन व्यापार का यह अध्याय केवल अर्थशास्त्र की किताबों में नहीं, बल्कि भू राजनीतिक रणनीति के केस स्टडी के रूप में भी पढ़ाया। इसके अलावा चीन ने भारत से तांबा, एल्यूमिनियम और मसाले भी थोक के भाव खरीदे हैं। जो चीन हमें आंखें दिखाता था, आज वह हमारी लाल मिर्च और हमारे तांबे के बिना अधूरा महसूस कर रहा है। यह भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर का उदय है, जिसे अब खुद चीन भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन के साथ व्यापार और बढ़ाना चाहिए या फिर हमें चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए?